हे यू नो व्हाट, आपका फोन आपकी हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है और आपका डेटा बिना आपके नॉलेज के शेयर भी हो सकता है और एक रॉन्ग मैसेज वायरल होते पूरी सोसाइटी को इफेक्ट भी कर सकते हैं। शॉक? तो चलिए क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज सोसाइटल इम्पैक्ट हम करेंगे आज इस वीडियो में बिल्कुल ही सिंपल और आसान सी लैंग्वेज में। दिस इज योर एजुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो अब बारी हमारी आईपीएस स्पार्क सीरीज बोर्ड 2026 में सोसाइटल इम्पैक्ट को वन शॉट में करने के लिए दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो एमसीक्यू की बात हो, केस बेस्ड क्वेश्चंस की बात हो या फिर आपको शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चंस की बात हो। इस चैप्टर की जो वेटेज है दैट इज 10 मार्क्स और अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लस इजी भी है, स्कोरिंग भी है और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इस चैप्टर को आज डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से कंटेंट है जो आप लोगों के सिलेबस में गिवन है जो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द डिजिटल फुटप्रिंट, फिर हम देखेंगे नेट और कम्युनिकेशन एटिकेट्स क्या होते हैं, डेटा प्रोटेक्शन, आईपीआर, प्लेगियरिज्म, लाइसेंसिंग, कॉपीराइट, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, साइबर क्राइम, साइबर लॉ, हैकिंग, फिशिंग, साइबर बुलिंग, आईटी एक्ट, ई वेस्ट हैजार्ड और उसकी मैनेजमेंट प्लस उसका अवेयरनेस एंड अबाउट हेल्थ कंसर्न रिलेटेड टू द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दीज आर द टॉपिक्स जो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। फटाफट से हम कर देते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज शेयर सपोर्ट। आईपी की जनता अपनी फटाफट से जरा अटेंडेंस लगा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और प्लस अपने व्यूज भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर दो कि जो आईपी की स्पार्क सीरीज है ये आप लोगों को कैसी लग रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिजिटल फुटप्रिंट। फुटप्रिंट समझते हो क्या होते हैं? पैरों के निशान, राइट। अब घर में मम्मी पोछा लगाती है, आपके फुटप्रिंट छप जाते हैं ना तो मार पड़ती है, ठीक है। बट यहाँ पर जब वर्ड डिजिटल आ गया ना तो आपके एग्जैक्ट पैरों के निशान नहीं, बट जो चीज आप सर्च कर रहे हो ना उसके निशान आप लोग छोड़ते जा रहे हो, ठीक है। तो अब देखो एक्चुअल में डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है कि आप इंटरनेट की दुनिया देखो, कुछ भी अगर आप सोचो आप डिलीट कर रहे हो वो डिलीट नहीं, ठीक है। आपने एक बार कुछ भी ऑनलाइन डाल दिया तो दैट मीन्स आपके फुटप्रिंट वहां पर रह गए। नाउ सी द डेफिनेशन। डिजिटल फुटप्रिंट इज द ट्रेल ऑफ डेटा। ट्रेल मीन्स जो आप निशान छाप छोड़ रहे हो पैर की, डेटा की, वी लीव बिहाइंड व्हेन वी विजिट एनी वेबसाइट। जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो, किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर फॉर्म फिल करते हो, ऑनलाइन वेबसाइट पर किसी पोर्टल पर जाते हो तो वहां पर अपने आप डेटा के कुछ निशान वहां पर छोड़ जाते हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डिजिटल फुटप्रिंट। अब जो डिजिटल फुटप्रिंट हम लोग छोड़ते हैं ना ये आपके विद और विदाउट नॉलेज भी हो सकते हैं। मीन्स आपको पता है कि आपकी परमिशन लेकर के वो आपका डेटा ले रहे हैं, और एक होता है विदाउट योर नॉलेज कि आपको पता ही नहीं है कि वहां पर आपके फुटप्रिंट्स जा रहे हैं, ठीक है। ये जनरली कहाँ से आपके फुटप्रिंट्स कलेक्ट होते हैं? कोई भी आपने वेबसाइट विजिट करी, किसी को आप ईमेल सेंड कर रहे हो, कोई ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर रहे हो, तो आपका कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन, आपके डिवाइस की डिटेल्स, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन चली जाती है सर्वर पर। So that thus it is good to be aware of the data trail we might be leaving behind। देखो डेटा की ट्रेल यानी कि जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो तो रहने ही रहने हैं। सो क्यों ना अवेयरनेस अब इसके बारे में अवेयर हो जाए कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या प्रिवेंशन प्रिकॉशन लेने चाहिए, सो दैट हम इन फ्यूचर किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। अगर हम अवेयर रहेंगे तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस रहेंगे कि अगर हमें कुछ भी ऑनलाइन अपलोड कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो तो आप काफी ज्यादा केयरफुल रहोगे। Now see this, we are having two types of digital footprint, active digital footprint और passive digital footprint। तो एक्टिव और पैसिव में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि आपकी जो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट है वो इंटेंशनली आप लोग सबमिट करते हो। मीन्स आपके जो भी डिजिटल फुटप्रिंट यानी कि जो निशान है, जो डेटा छोड़ करके जा रहे हो, वो इंटेंशनली, डेलिबरेटली, आप लोगों की कंसेंट से, आप लोगों की नॉलेज से वो जा रहे हैं। पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट अनइंटेंशनली कि आपको नहीं पता वो आपका कौन कौन सा डेटा कहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ ये मेन डिफरेंस है। एक्टिव मीन्स इंटेंशनली और पैसिव मीन्स अनइंटेंशनली। एक्टिव में क्या क्या आएगा? जैसे आपने किसी को ईमेल राइट किया कि आपको पता है आप कोई पोस्ट कर रहे हो, आप कोई फोटो अपलोड कर रहे हो सोशल मीडिया वेबसाइट पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर आप कोई पोस्ट कर रहे हो एंड कोई अपना लोकेशन शेयर कर रहे हो, तो दैट मीन्स इंटेंशनली आपको पता है कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन जा रही है। अनइंटेंशनली मतलब कि आपने किसी वेबसाइट पर विजिट किया, आपने कोई कुकीज वो आपसे एक्सेप्ट करा रहे हैं, मोबाइल ऐप में आपने देखा होगा काफी सारी परमिशंस आप लोगों से मांग लेते हैं, इंटरनेट ब्राउज कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी आपकी क्या होगी? पैसिव फुटप्रिंट। Now see this point important है। Besides browser, most of our digital footprints are stored on servers as well।
कि जो भी आप जो आपके डिजिटल फुटप्रिंट है, ठीक है, वो आपके क्या है, ऐसे नहीं आपके सिस्टम के ब्राउजर पर तो वो सेव है ही है, साथ साथ वो सर्वर पर भी स्टोर है, ठीक है। सो वी मे नॉट हैव एक्सेस टू रिमूव और इरेज दैट डेटा। देखो सीधी सी बात है, आपने देखा होगा कि आपने कोई पोस्ट को डिलीट कर दिया, ठीक है, तो आप फिर भी वो आपके सिस्टम से डिलीट हुई है, बट जहां पर वो सर्वर पर स्टोर है वहां से वो डिलीट नहीं हुई है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो वो स्टोर है ना। आप सिंपल सी बात करते हैं, हम लोग एक तरफ तो आप लोग फाइल्स को डिलीट करते हो, ठीक है, फिर हम कहते हैं शिफ्ट डिलीट करके की प्रेस कर दो, आपके फाइल्स परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी, या रिसाइकल बिन को भी एम्प्टी कर दो, फाइल्स परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी, कहीं नहीं स्टोर होंगी। दूसरी साइड पर हम सॉफ्टवेयर सर्च करते हैं कि हाउ टू रिकवर द डिलीटेड फाइल, हाउ टू रिकवर द परमानेंटली डिलीटेड फाइल्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर कौन से परमानेंटली डिलीटेड फाइल्स को रिकवर करने के लिए, राइट। तो एक तरीके से क्या हो रहा है कि सारा का सारा कुछ आपका कहीं ना कहीं तो स्टोर है, एक बार आप अगर ऑनलाइन आ गए तो दैट मीन्स आप उस चीज से नहीं बच सकते, और उसका हमारे पास सर्वर पर तो देखो कोई कंट्रोल भी नहीं है कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी है क्या नहीं करानी। वंस अ डेटा ट्रेल इज जनरेटेड, इवन इफ वी लेटर ट्राई टू इरेज डेटा अबाउट आवर ऑनलाइन एक्टिविटी, द डिजिटल फुटप्रिंट रिमेन सेम। कोई गारंटी नहीं है इस चीज की जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है वो फुली एलिमिनेट हो जाए। ये जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं ना आपके, ये परमानेंट होते हैं, ठीक है, और इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये फुली एलिमिनेट हो जाए। देयरफॉर वी नीड टू बी मोर कॉशियस व्हाइल बीइंग ऑनलाइन। तो इसलिए जब भी हम ऑनलाइन जाते हैं तो हमें काफी सारी चीजों के बारे में सचेत रहना पड़ता है। अब बारी आती है नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज नेट एटिकेट्स। देखो नेट यहाँ से जो वर्ड आ रहा है दैट इज फ्रॉम द इंटरनेट, और एटिकेट्स का मतलब समझते हो कुछ गुड मैनर्स। कुछ मेरे अच्छे खासे व्यूअर्स होंगे जो वेल बिहेव्ड वेल मैनर्ड होंगे, तो दैट मीन्स आप में काफी सारे एटिकेट्स हैं, ठीक है। इंटरनेट, इंटरनेट पर जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सोशली डिजिटाइज चीज की बात करें, देखो आजकल सब कुछ डिजिटल है। प्रिंटेड बुक्स आपकी ई बुक्स बन गई हैं, ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन आप लोगों की कैशलेस ट्रांजेक्शन हो गए, सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर आपको काफी सारे एटिकेट्स को भी फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सो एटिकेट्स बेसिकली मीन्स कि अगर आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर हैं तो आपको किस तरीके से बिहेव करना है, बेसिकली वो सारे इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें मेरे पास 3 पॉइंट्स है नेट एटिकेट्स में। बी रिस्पॉन्सिबल, बी एथिकल, बी रिस्पेक्टफुल। बी रिस्पॉन्सिबल में फर्दर आता है डोंट फीड द ट्रोल, अवॉइड साइबर बुलिंग। बी एथिकल में आता है नो कॉपीराइट वायलेशन, शेयर द एक्सपर्टाइज। बी रिस्पेक्टफुल में आता है रिस्पेक्ट प्राइवेसी और रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, राइट। अब सबसे पहले हम देखेंगे ए पार्ट, दैट इज बी एथिकल। इसमें आता है फर्स्ट मेरे पास नो कॉपीराइट वायलेशन। तो आपको क्या ध्यान रखना है गुड मैनर्स में कि आपको किसी भी का भी कॉपीराइट मटेरियल विदाउट देयर परमिशन विदाउट देयर कंसेंट यूज नहीं करना है। कॉपीराइट हालांकि अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, बट फिलहाल आप देखो कि अगर किसी चीज पर किसी का कॉपीराइट है तो उस ऑथर की परमिशन के बिना, उस क्रिएटर की परमिशन के बिना आप उसको यूज नहीं कर सकते। शेयर द एक्सपर्टाइज। अब देखो इंफॉर्मेशन को शेयर करना बहुत अच्छी बात है। एंड सपोज आई वांट टू क्रिएट माय ओन वेबसाइट, तो जब मैं अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर रही हूँ, मेरे पास उस सपोज मैं क्लास 9 to 12 का AI IT CSIP का कंटेंट अपलोड करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मेरे पास फुल एक नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज बेस होना चाहिए कि मैं जो यूजर को इन्फॉर्मेशन दूंगी वो करेक्ट हो। ऐसा ना हो कि मैं अपनी वेबसाइट में कुछ भी लिखता हूँ, बिकॉज देखो आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करोगे कि हाँ स्वाति मैम की वेबसाइट है, उन्होंने ठीक लिखा होगा, तो उसके लिए मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर मैं इतनी सारी जनता को अपने मीन्स कुछ नॉलेज शेयर कर रही हूँ तो मेरे पास भी जो नॉलेज है वो करेक्ट होनी चाहिए। इट इज गुड टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑन इंटरनेट सो दैट अदर्स कैन एक्सेस इट, इट इज गुड आइडिया। हाउएवर प्रायर टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन को शेयर करने से पहले वी नीड टू बी श्योर दैट वी हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑन दैट टॉपिक, कि अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रही हूँ तो मेरे पास भी उस इन्फॉर्मेशन की अच्छे से प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है बी पार्ट में रिस्पेक्ट प्राइवेसी। अब रिस्पेक्ट प्राइवेसी का मतलब क्या है कि आपको किसी की भी प्राइवेसी को भंग नहीं करना है। वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स एवरीवन्स प्राइवेसी। बिना किसी, सपोज करो आपने ग्रुप फोटो या अपने फ्रेंड के साथ फोटो क्लिक कराई, ठीक है, सो अब आप उसको अपलोड
अपनी फ्रेंड के बिना नहीं करोगे, क्योंकि आपको उसकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। हो सकता है कि आपके फ्रेंड को बिल्कुल पसंद ना हो कि सोशल मीडिया पर कोई भी फोटो अपलोड करना, तो इन दैट केस अगर आप उसकी फोटो अपलोड कर रहे हो चाहे अपने साथ करो, आपको उसकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है। वी शुड रिस्पेक्ट द प्राइवेसी एंड शुड नॉट शेयर द कोई इमेज हो गई, डॉक्यूमेंट हो गए, फाइल्स हो गई विद एनी डिजिटल सिटीजन विदाउट ईच अदर्स कंसेंट। अगर आप उसके साथ अपने कोई पिक अपलोड कर रहे हो तो आपको उसके लिए उसका कंसेंट लेना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी का मतलब है कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वी आर हैविंग पर्सन्स विद डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट नॉलेज बेस, हर एक डाइवर्सिटी है यहाँ पर, ठीक है। डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, किसी को नॉलेज ज्यादा है, किसी को नॉलेज कम है। डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, किसी को एक्सपीरियंस ज्यादा है, किसी को एक्सपीरियंस कम है, कोई और किसी कल्चर से, कोई किसी और कल्चर से, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सब अगर हम किसी पब्लिक फोरम की बात करें, वहां पर ये सारे लोग डाइवर्स टाइप के लोग होते हैं मेरे पास, तो मुझे सबको रिस्पेक्ट देना है। ऐसा नहीं है कि इसको नॉलेज कम है छोड़ो इसको, नो। इन अ ग्रुप और पब्लिक फोरम we should respect the diversity of the people in terms of knowledge, experience, culture and other aspect। तो सबकी मुझे क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं सी पार्ट में, बी रिस्पॉन्सिबल में, अवॉइड साइबर बुलिंग। देखो साइबर बुलिंग मीन्स किसी को परेशान करना, किसी को हरास करना और सेक्सुअल कंटेंट अपलोड करना, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, अवॉइड करनी है, ठीक है। किसी को कमेंट सेक्शन में जाकर के परेशान करना, टीज करना, ये हम सारा किसके अंडर आता है, साइबर बुलिंग के अंडर आता है। तो एनी इंसल्टिंग, डिग्रेडिंग और इंटिमिडेटिंग ऑनलाइन बिहेवियर लाइक रिपीटेड पोस्टिंग ऑफ रूमर्स, आप कोई रूमर, आप किसी कोई अफवाह फैला रहे हो, ऑनलाइन धमकी दे रहे हो किसी को, किसी का पासवर्ड शेयर करो, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करो, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, तो ये सारी चीजें आपकी किसके अंडर आती है, साइबर बुलिंग के अंदर। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास डोंट फीड द ट्रोल। देखो डोंट फीड द ट्रोल का मतलब क्या है कि अगर आपको इंटरनेट पर कोई ट्रोल कर रहा है ना, तो उसको अटेंशन ही मत दो, बिल्कुल इग्नोर कर दो। बिकॉज जो ट्रोलर्स होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है कि आपकी अटेंशन गेन करना, कि उन्होंने कुछ गलत कमेंट किया, वो वापस आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं कि आप लोग फिर कुछ करोगे, ठीक है। सो हमें क्या करना है इस टाइम पर, अगर आपको कोई ट्रोल कर रहा है तो उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। अगर वो हद से ज्यादा बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इग्नोर करते जो, अगर बात आपके रिस्पेक्ट की आती है, आपकी प्राइवेसी की आती है, तो डेफिनेटली मेरे पास और भी मेथड्स है। आप साइबर सेल में रिपोर्ट कर सकते हो, ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हो, इनका फोन नंबर भी होता है, वहां पर भी आप उनको कॉल कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर कर दो, नो, बट स्टार्टिंग में आप ये चीज अपना सकते हो कि अगर आपने देखा 2-3 बार उसने आपको ट्रोल करने की कोशिश की, आप जस्ट उसको इग्नोर करो और फिर देखो कि वो क्या शांत हो चुका है। अगर हो चुका है तो वेल एंड गुड, ठीक है, बिकॉज उनका मेन मोटिव ही यही होता है, अटेंशन गेन करना बेसिकली। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं कम्युनिकेशन एटिकेट। अब कम्युनिकेशन एटिकेट्स मतलब, अभी तो आए थे नेट एटिकेट्स की, जब मैं इंटरनेट को यूज कर रही हूँ तो मुझे किन चीजों का ध्यान रखना है। अब बात आती है कम्युनिकेशन एटिकेट की, जब मैं किसी से बातचीत कर रही हूँ, बातें कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो मुझे किन चीजों का ध्यान रखना है, एटिकेट्स यानी कि गुड मैनर्स को फॉलो करना है। सो डिजिटल कम्युनिकेशन आपका ईमेल की फॉर्म में हो सकता है, व्हाट्सएप हो गया, टेक्स्ट हो गया, इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके आप चैटिंग करो, सेल फोन पर बात करो, ऑडियो वीडियो कॉल्स हो गई, ये आप सबका कम्युनिकेशन के अंडर आता है। तो गुड कम्युनिकेशन ओवर ईमेल, चैट रूम और अदर सच फॉर्म्स रिक्वायर अ डिजिटल सिटीजन। आपको क्या होने चाहिए, कम्युनिकेशन एटिकेट्स होने चाहिए। तो अगेन बेसिकली वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एटिकेट्स, बी प्रिसाइज, बी पोलाइट, बी क्रेडिबल, ठीक है। रिस्पेक्ट टाइम और रिस्पेक्ट डेटा लिमिट। फर्स्ट मेरे पास आता है बी प्रिसाइज। प्रिसाइज वर्ड का अगर मैं मतलब बताऊं तो कम शब्दों में पूरी बात बोल देना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी का टाइम वेस्ट करो, बिल्कुल कोई आपने जरा सी बात बताने की आप उसको कहानियां बना करके बता रहे हो, नो, टाइम इज वेरी प्रीशियस, ठीक है। तो आपको बिल्कुल प्रिसाइज लैंग्वेज यूज करनी है किसी से बात करते टाइम। अननेसेसरी फालतू मेल्स किसी को नहीं करने, कमेंट्स किसी को नहीं करना है। We should not always expect an instant response as the recipient may have other priorities as well। Suppose आपने WhatsApp पे किसी को मैसेज करा, टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। आजकल देखो वाईफाई है, जरूरी तो नहीं है सामने वाले के पास भी वाईफाई हो, बट हो सकता है उसका मोबाइल डेटा ऑन हो, आपने मैसेज किया, आपने देखा डबल टिक आ गया, उसके पास मैसेज डिलीवर हो गया, बट वो रिस्पॉन्ड नहीं करा। तो हो सकता है कि जो रेसिपिएंट है उसके पास और कोई भी प्रायोरिटी हो, और कोई काम में बिजी हो। और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि चलो डबल टिक के साथ अब ब्लू टिक भी आ गया है तो दैट मीन्स उसने मैसेज रीड भी कर लिया है, ठीक है। अगर रीड करने के बाद भी वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो 2 ही मतलब है, या तो वो रिस्पॉन्स करना नहीं चाहता है या फिर वो बिजी है, ठीक है।
नेक्स्ट मेरे पास आता है रिस्पेक्टेड डेटा लिमिट्स। डेटा लिमिट्स का मतलब यहाँ से है कि अगर आप कोई बहुत बड़ी फाइल्स किसी को सेंड कर रहे हो, लार्ज फाइल्स, वीडियो फाइल्स, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि आप उसका लिंक शेयर कर सकते हो सकता है कि आपके पास वाईफाई है, सामने वाले के पास वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं है, उसका डेटा लिमिटेड है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि आपके जो बहुत लार्ज अटैचमेंट्स हैं, जो फाइल्स हैं, वीडियो फाइल्स स्पेशली, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं सेंड करो, आप उसको कॉम्प्रेस करके या किसी भी क्लाउड पर स्टोर करके उसका लिंक आप लोग उसको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है बी पोलाइट। पोलाइट का मतलब क्या है कि शांत, काम, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो, दो कम्युनिकेशन हमारा दो टाइप्स होता है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन वो होता है जहां पर सेंडर और रिसीवर दोनों आपस में ऑनलाइन है, साथ साथ बातें हो रही है, या तो दोनों पर्सन ऑनलाइन है, चैटिंग कर रहे हैं, ऑडियो कॉल हो रही है, वीडियो कॉल हो रही है, मीन्स दोनों अवेलेबल है, तो वो तो हो गया आपका सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। असिंक्रोनस कम्युनिकेशन जिसमें एक टाइम पर दोनों पर्सन ऑनलाइन नहीं है, मेल किया मैंने, हो सकता है सामने वाला ऑनलाइन ना बैठा, उसने मेल बाद में चेक करा, ठीक है। सो वी शुड बी पोलाइट एंड नॉन एग्रेसिव इन आवर कम्युनिकेशन। चाहे आपका सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो चाहे असिंक्रोनस हो, यू शुड बी पोलाइट एंड नॉन एग्रेसिव। गुस्सा नहीं आना चाहिए आपको। वी शुड अवॉइड बीइंग abusive even if we don't agree with others point of view। अगर आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं भी हैं, तो भी आपको जो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। नेक्स्ट आता है बी क्रेडिबल। अब क्रेडिबल का मतलब यहाँ क्रेडिबिलिटी से, ट्रस्टवर्दी से, ठीक है। वी शुड बी कॉशियस व्हाइल मेकिंग अ कमेंट, रिप्लाइंग और राइटिंग एन ईमेल, डिसाइड अवर क्रेडिबिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि अगर आप किसी की भी पोस्ट पर कमेंट करते हो, कोई पब्लिक फोरम में आप वहां पर अपने व्यूज शेयर करते हो, ईमेल किसी को लिख रहे हो, तो आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। मीन्स कि आपका जो मैसेज है ट्रस्टवर्दी सही होना चाहिए कि सामने वाले उस पर विश्वास कर सके। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं सोशल मीडिया एटिकेट्स। कि सोशल मीडिया जो आप यूज करते हो, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, तो आपको यहाँ पर क्या क्या एटिकेट्स, किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आता है बी सिक्योर एंड बी रिलायबल। बी सिक्योर में आता है चूज पासवर्ड वाइजली, नो यू बी फ्रेंड, बी वेयर ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन, थिंक बिफोर यू अपलोड। तो वन बाय वन अगेन देखेंगे। सबसे पहले आते हैं बी सिक्योर। देखो, आप लोगों को अपने जो पासवर्ड्स है ना, आप लोगों की आईडीज के टाइम टू टाइम उसको चेंज करते रहना चाहिए। आपके पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इट मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट, स्पेशल कैरेक्टर्स, डिजिट्स, इन सब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। नेवर एवर शेयर पर्सनल क्रेडेंशियल्स लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड विद अदर्स। देखो, ये टीनेजर वाली एज होती है ना, इसमें तुम लोग फ्रेंड्स पर ज्यादा ट्रस्ट करते हो, बिकॉज इस टाइम पर हार्मोनल बैलेंस हो रहा होता है, काफी सारी चीजें, आपकी बॉडी में भी चेंजेस आ रहे होते हैं। तो इस टाइम पर आपको अपने पेरेंट्स गलत और आपके जो फ्रेंड सर्कल, जो पीयर ग्रुप है ना, वो सही लगता है। बट ऐसे बहुत कम लोग होंगे कि आप जो अपने फ्रेंड्स पर ट्रस्ट कर पाओ, ठीक है। सारे ऐसे नहीं होते हैं, सब पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है ना, अपने फ्रेंड सर्कल में तो बिल्कुल भी शेयर ना करें, ठीक है। अगर शेयर कर रखा है तो उसको चेंज कर सकते हो। अपने पेरेंट्स के साथ डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट इज बी सिक्योर। सोशल नेटवर्क्स यूजली एनकरेज कनेक्टिंग विद यूजर्स, यानी कि मेकिंग, इसमें आप लोग जनरली सोशल जो नेटवर्किंग वेबसाइट्स, आप फ्रेंड्स वगैरह बनाते हो, तो मेक श्योर कि जिससे आप नहीं मिले, जिसको आप नहीं जानते, उसको आप फ्रेंड सर्कल में ऐड ना करें। वी नीड टू बी केयरफुल वाइल बी फ्रेंडिंग अननोन पीपल। वैसे तो अननोन पीपल से देखो, ऑनलाइन आप जो किसी को कितना जानते हो, ठीक है। जो ऑनलाइन आपको किसी की, सपोज कोई फ्रेंड है, किसी बढ़िया गाड़ी में घूम रहा है, बीच पर जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, वो सिर्फ वो आपको दिखा रहा है जितना आपको नहीं पता है कि उसके रियल लाइफ में एक्चुअली में क्या चल रहा है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पर्सन आपको सोशल मीडिया लाइफ पर हैप्पी दिख रहा हो, वो रियल लाइफ में भी हैप्पी हो, ठीक है। आप नहीं जानते, हो सकता है हो सकता है ना भी हो, ठीक है। सो आपको अगर किसी को फ्रेंड बनाना है, आपने यूं नहीं देखना कि अरे वो उसकी फ्रेंड लिस्ट में देख 1500 फ्रेंड्स है, मेरी फ्रेंड लिस्ट में तो 250 फ्रेंड्स है, बट वो 250 भी नॉन होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है वी शुड बी अवेयर ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन। वी शुड बी एबल टू फिगर आउट कि वेदर आर न्यूज, मैसेज और पोस्ट इज जेन्युइन और फेक। देखो, इंटरनेट पर आपको पता है दुनिया भर की जो मैसेजेस है वो स्प्रेड होते रहते हैं, बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं, ठीक है। और बीच में आपने देखा होगा जो हमारे एक्टर है धर्मेंद्र सर, उनके बारे में भी क्या न्यूज वायरल हुई थी, ठीक है। सो बी अवेयर ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन। और एआई की हेल्प से तो काफी सारी फेक इन्फॉर्मेशन, फेक वीडियोस बन जाती है, कई बार तो पता भी नहीं लगता कि ये फेक है या फिर रियल है। सो इन सब चीजों से आपको अवेयर रहना है। अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन फेक है, तो उसको आपको फर्दर शेयर आगे नहीं करना, उसको फर्दर स्प्रेड नहीं करना, मीन्स एक तरीके से आग में घी नहीं डालना।
एंड वी शुड अप्लाई आवर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू वैलिडेट, उन न्यूज को वैलिडेट करो, अगर आपको लगता है कि सही है तो आप उसको फर्दर पोस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बी पार्ट में, बी रिलायबल मीन्स थिंक बिफोर अपलोडिंग। देखो अगर आपने कोई भी चीज एक बार अपलोड कर दी, ठीक है, वो ऑनलाइन आ गई, बस फिर वो चीज आपके हाथ से बाहर है, फिर आप उसको सोचो कि मैं डिलीट कर रहा हूँ, नहीं हो सकता। रिमेंबर दैट वंस अपलोडेड इट इज ऑलवेज देयर इन द रिमोट सर्वर पर, तो आप कहाँ से डिलीट कर लोगे, सिर्फ अपने एंड से ना, सर्वर पर जाकर तो डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। सो वी नीड टू बी कॉशियस व्हाइल अपलोडिंग और सेंडिंग सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल फाइल विच हैव अ बेयरिंग ऑन आवर प्राइवेसी। तो आपको जो सेंसिटिव डेटा है ना, वो आपको ऑनलाइन नहीं रखना है, बिकॉज वो सारा का सारा डेटा आपका जो सर्वर पर तो स्टोर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है इसमें डेटा प्रोटेक्शन। अब देखो प्रोटेक्शन, ठीक है, किसको प्रोटेक्ट करना, मुझे अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पर मैं अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, पासवर्ड लगा करके, अपने डेटा को एनक्रिप्ट करके। एनक्रिप्ट मतलब कि उसको किसी कोडेड फॉर्म में डाल दो कि वो सिर्फ रिसीवर को समझ में आ जाए कि डेटा मेरे पास है क्या, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखो, इन दिस डिजिटल एज डेटा और इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन इज मेनली अबाउट द प्राइवेसी ऑफ द डेटा स्टोर्ड डिजिटली, कि जो भी आपका डेटा डिजिटली स्टोर है उसको मुझे क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। प्राइवेसी ऑफ सेंसिटिव डेटा कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय एनक्रिप्शन, आप या तो अपना डेटा एनक्रिप्ट कर दो, काफी सारे एनक्रिप्टिंग सॉफ्टवेयर भी मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म मेरे पास आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एक एक वर्ड करके समझो। सबसे पहले देखो प्रॉपर्टी क्या होता है, जमीन जायदाद सुना है वर्ड, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी। आपने उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा रखी है तभी उस पर लीगल राइट आपका है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको परचेज किया, पेन टैब को, ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई। ये चेयर है, ये टेबल है, ये मेरी प्रॉपर्टी होगी, मैंने इसको परचेज किया। जिस घर में हम रह रहे हैं, हालांकि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, चलो मेरे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। सो ये तो हो गया प्रॉपर्टी। हम इसकी रजिस्ट्री कराते हैं, क्यों कराते हैं, क्योंकि इस पर सिर्फ हमारा राइट है, कोई और इस पर अवैध कब्जा ना कर ले, यही मतलब है, ठीक है। अब इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है कि जो आपके माइंड ने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचा, ठीक है, उसको मुझे प्रोटेक्ट करना है, उसके अगेंस्ट मुझे राइट्स लेना है कि कोई और उसको यूज ना कर सके, वो आपका किसके अंडर आता है, आईपीआर के अंदर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। If someone comes out with a new idea, this original idea is that person's intellectual property, कि अगर किसी के दिमाग में कोई नया आइडिया आता है तो वो आइडिया उसकी क्या होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द इन्वेंशन, अगर डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज आईपीआर तो क्या लिखोगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द इन्वेंशन, किसी ने कोई इन्वेंशन करा, कोई लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, कोई पेंटिंग बनाई है, डिजाइन कुछ करे, सिंबल्स हो गया, नेम हो गया, लोगो हो गया, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, अपने राइट्स लेते हैं, ठीक है। अब वो जो आईपीआर है ना, जो हम राइट्स लेते हैं, वो तीन टाइप के हैं, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क, ठीक है। इन तीनों में देखो मेनली डिफरेंस मेरे पास क्या रहता है, अगर मैं बात करूं कॉपीराइट की, फिर हम बात करते हैं पेटेंट की, और फिर हम बात करते हैं ट्रेडमार्क, ठीक है। इन तीनों में देखो मेनली डिफरेंस क्या रहते हैं। कॉपीराइट जो है ना, अगर आपने कोई फिक्शन लिखा, कोई नॉवल लिखा, कुछ आर्टिस्टिक वर्क करा, ठीक है, बेसिकली इस चीज के लिए हम लोग कॉपीराइट लेते हैं। आपने कोई बुक लिखी, कोई आपने नॉवल लिखा, इन सब के लिए हम लोग क्या लेते हैं, बेसिकली कॉपीराइट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेटेंट। पेटेंट मीन्स कि आप लोगों ने कोई इन्वेंशन किया, ठीक है। इन्वेंशन मतलब स्टार्टिंग में बल्ब इन्वेंट हुए होंगे, थर्मामीटर इन्वेंट हुआ होगा, कोई आपने नई चीज इन्वेंट करी है ना, सोलर वाला, सोलर सेल हो गया, मतलब कि सोलर कुकर टाइप हो गया, ठीक है। तो ये चीज जो नया इन्वेंट कर रहे हैं ना हम लोग, दिस इज पेटेंट। ट्रेडमार्क क्या हो गया, किसी कंपनी का, किसी कोई ब्रांड का लोगो, उसका स्लोगन, ये सारी चीजें आपके किसके अंदर आती हैं, ट्रेडमार्क के अंदर, ठीक है। TM ऐसे लिख करके होते हैं, राइट। तो अब समझ में आ गया, तीनों ही चीजों में हम अपने राइट्स को, हम अपनी चीजों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है बेटा, कॉपीराइट में अगर मैंने कोई फिक्शन लिखा, कोई नॉवल लिखा, कोई बुक लिखी, कोई आर्टिस्टिक वर्क हो गया, इन सब के लिए मैं कॉपीराइट लेती हूँ।
पेटेंट अगर मैंने कुछ इन्वेंशन किया, बल्ब इन्वेंट किया, थर्मोमीटर इन्वेंट किया, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी हो जो अभी तक है ही नहीं मार्केट में, तो वो पेटेंट हो गया। जैसे आपके माइंड में आइडिया आया, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में आया कि कुछ लाइटनिंग का कुछ सिस्टम, मेरे माइंड में तो नहीं, पहले आया होगा जब बल्ब इन्वेंट हुए होंगे, थर्मोमीटर इन्वेंट हुआ था, तो कि भाई हाँ कुछ ऐसा होना चाहिए। अब सोचो अगर आप उस चीज का पेटेंट नहीं लेते, आपके साथ कोई फ्रेंड बैठा होता, आपने अपना आइडिया उससे डिस्कस किया, ठीक है, उसने सोचा का आइडिया तो अच्छा है ये, तो मैं इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ अपने नेम से, तो वो गलत हो गया क्योंकि आइडिया किसी और का है ना, तो इसलिए मुझे आइडिया आते ही पेटेंट ले लेना चाहिए, ठीक है। ये 20 ईयर्स का होता है बेसिकली। उसके बाद आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है कि अगर किसी ब्रांड का, मेरे चैनल का लोगो है तो मुझे उस पर ट्रेडमार्क लेना है कि भाई उसको मेरे अलावा कोई और यूज ना कर सके, ठीक है। नाइकी का ब्रांड हो गया, और उसके बाद मैकडोनल्ड का हो गया, आई एम लविंग इट, ये स्लोगन हो गया, टेढ़ा है पर मेरा है, और जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी LIC का, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, उनको ट्रेडमार्क लेना है कि इसको इनके अलावा कोई भी यूज ना कर सके। डन, ऊपर से क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो देखो कॉपीराइट ग्रांट्स लीगल राइट्स मिल जाते हैं। देखो वैसे तो जब आपने कोई बुक लिखी, कोई फिक्शन लिखा, तो ऑटोमेटिकली कॉपीराइट आपको दे दिया जाता है कि आपका ओरिजिनल वर्क है, ये आपका कॉपीराइट है, इसको आपकी परमिशन के बिना कोई भी यूज नहीं कर सकता। बट एक लीगल वर्ड जो होता है ना, कि मुझे लीगल राइट्स चाहिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कि अगर इनकेस अगर आपको कोई उसका आपकी परमिशन के बिना कोई यूज कर लेता है, तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास लीगल राइट्स हो, आप फर्दर कोर्ट में जाकर केस कर सको, जीत सको, तो उसके लिए मुझे अपना कॉपीराइट लेना ही पड़ता है। तो कॉपीराइट ग्रांट्स लीगल राइट्स टू क्रिएटर्स फॉर देयर ओरिजिनल वर्क। जो क्रिएटर है, जिसका वो ओरिजिनल वर्क है खुद का, वो लीगल राइट उसके पास आ जाएंगे। उसने कुछ भी लिखा, फिक्शन, नॉवल, बुक, कोई फोटोग्राफ, ऑडियो रिकॉर्डिंग। अब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, उस पर मेरा कॉपीराइट, इसको विदाउट माय परमिशन कोई डाउनलोड करके अपने चैनल पर नहीं डाल सकता, ठीक है, अदरवाइज स्ट्राइक आ जाती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, और कोई भी क्रिएटिव वर्क हो गया, तो ये सारा आपका किसके अंडर आता है, कॉपीराइट के अंदर। देखो कॉपीराइट्स आर ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू क्रिएटर एंड ऑथर, जिसका वो मीन्स डेटा है, जो उसका क्रिएटर है, उसको ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाता है। सो कॉपीराइट लॉ गिव्स द कॉपीराइट होल्डर अ सेट ऑफ राइट्स दे जाता है दैट दे अलोन कैन अवेल लीगली, जो लीगली उसको मिल जाते हैं। कौन कौन से राइट मिल जाते हैं, राइट टू कॉपी अ वर्क, द राइट्स इंक्लूड राइट टू क्रिएट डेरिवेटिव वर्क बेस्ड अपॉन इट, कि आपके परमिशन से कौन इसको यूज कर सकते हैं, कितनी कॉपीज, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है कि अगर आपको आपकी परमिशन के बिना कोई इसको यूज करता है, तो इसको हम बोलते हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ये आगे भी आएगा। नेक्स्ट टाइम आती है मेरे पास पेटेंट। देखो पेटेंट को लेना बहुत बड़ा टास्क है, मुझे पूरी फाइल सबमिट करानी पड़ती है, पूरा फॉर्म फिल करना पड़ता है, ठीक है। सो व्हेन द पेटेंट इज ग्रांटेड द ओनर गेट्स एन एक्सक्लूसिव राइट मिल जाते हैं टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट प्रोटेक्टेड इन्वेंशन। ये किस पर मिलता है, इन्वेंशन पर। जहां पर वर्ड इन्वेंशन आ जाए पेटेंट लिखोगे, लोगो और ये सब आ जाए, स्लोगन वगैरह, वहां पर आप लोग ट्रेडमार्क का यूज करना है, ठीक है। सो पेटेंट से क्या होता है, 20 ईयर्स तक का ये होता है, उसके बाद इसको फ्रीली हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेडमार्क, ठीक है। कोई विजुअल सिंबल हो गया, विजुअल सिंबल से मेरा मतलब लोगो है, ठीक है। कोई वर्ड हो गया, नेम हो गया, डिजाइन, स्लोगन, दैट डिस्टिंग्विशेस द ब्रांड और कमर्शियल एंटरप्राइज फ्रॉम अदर ब्रांड्स और कमर्शियल एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि नो कंपनी अदर देन नाइकी कैन यूज द नाइकी ब्रांड टू सेल शूज और क्लॉथ्स। अब नाइकी की ब्रांड है, शूज और क्लॉथ्स की है, तो कोई और जो है ना, अब नाइकी ने ट्रेडमार्क ले रखा है, कोई और इसको यूज नहीं कर सकता अपने नेम से, ठीक है। और ना ही इसके जैसे दिखने वाला वो भी नहीं यूज कर सकते हैं। हाँ बट ये है कि नाइकी की स्टेशनरी के आइटम्स नहीं है ना, लाइक बुक्स, नोटबुक्स वगैरह, तो अगर कोई वो बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं। नेक्स्ट टर्म मेरे पास आती है लाइसेंस। अब देखो लाइसेंस का मतलब क्या होता है, एक क्रिएटर है, ये यूजर हो गया, ठीक है। क्रिएटर मीन्स उसने कुछ भी क्रिएट किया, सपोज मैंने बनाया, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, मैंने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, ठीक है। तो आई एम द क्रिएटर, मैंने उसको डेवलप किया, मैं डेवलपर हो गई, ठीक है। अब कॉपीराइट का मतलब तो क्या है कि विदाउट माय परमिशन कोई उसका मींस एक्सेस नहीं ले सकता, मैं किसी को सेल नहीं करूंगा, करना है तो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल, जो उसको बोलते हैं, कुछ ना कुछ परचेज करके, लाइसेंस लेकर के, ठीक है। सो लाइसेंस में बेसिकली क्या होता है कि मैंने क्या किया, वो सॉफ्टवेयर सेल कर दिया इस यूजर को और कुछ चार्जेस उससे ले लिए,
कि ठीक है बेशक ये सॉफ्टवेयर मैंने बनाया, इस पर मेरा कॉपीराइट है, बट मैं तुमको परमिशन दे रहा हूँ कि तुम इसको यूज कर सकते हो और थोड़े से पैसे मैं उसे लाइसेंस के रूप में ले लूंगी कि हाँ ये चीज मुझे इतना चार्जेस इसका है, और इस यूजर को बोल दिया तुम फर्दर इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट या फिर सेल नहीं करोगे। ये होता है लाइसेंस का मतलब। तो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एग्रीमेंट होता है बिटवीन द क्रिएटर एंड द यूजर। नाउ सी द डेफिनेशन। अ लाइसेंस इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होता है किस किस के बीच में? क्रिएटर जिसका ओरिजिनल वर्क है, बिटवीन द क्रिएटर ऑफ एन ओरिजिनल वर्क, परमिटिंग वो परमिट कर रहा है किसी यूजर को उसके काम के लिए, जनरली फॉर सम प्राइस, किसी प्राइस को देकर के, ठीक है। A software license is an agreement that provides legally binding guidelines। देखो बेसिकली जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, ठीक है, तो दैट मीन्स आप एक लाइसेंस ले लो। एडोब रीडर का या एडोब प्रीमियर प्रो आपने नहीं बनाया, ठीक है, जिस कंपनी ने बनाया आप उसको परचेज करो, लाइसेंस ले रहे हो ना, आप उसको कुछ पेमेंट कर रहे हो बदले में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको फर्दर सेल करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, मॉडिफिकेशन करो या कुछ भी उसके साथ छेड़छाड़ करो, ठीक है। तो बस आपने उसको क्या करना है? यूज करना है। नेक्स्ट आता है मेरे पास वायोलेशन ऑफ आईपीआर। अब आईपीआर का मतलब क्या था? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। अब वायोलेशन का मतलब क्या है कि अगर आप किसी चीज का उल्लंघन करते हो, कॉपीराइट का उल्लंघन करोगे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ट्रेडमार्क का उल्लंघन करोगे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, और एक टर्म मेरे पास आती है प्लेगरिज्म, ठीक है। प्लेगरिज्म का मतलब देखो क्या होता है। सपोज करो आपके फ्रेंड ने कोई आपकी मैथ्स वाली मैम ने कोई असाइनमेंट दी थी, आपने वो काम किया, असाइनमेंट बनाई, सारे क्वेश्चन सॉल्व करे और टॉप पर अपना नाम लिख करके मैम को सबमिट कराने जा रहे थे, ठीक है। अब आप गए, एक बार आपने सोचा चलो पानी पियाता हूँ, आके सबमिट करा दूंगा, डन। आपकी फ्रेंड ने पीछे से क्या किया? पहला पेज निकाला, आपके नेम की जगह अपना नेम लगा दिया और वो असाइनमेंट सबमिट कर दी। किसी और का काम अपने नेम से सबमिट करना, दैट इज नोन एज प्लेगियरिज्म, ठीक है। अब ये पेंटिंग इसने बनाई थी, ये अपने नेम से रिप्रेजेंट कर रहा है, सोचो इसको कितना बुरा लगेगा। दिस इज नोन एज प्लेगियरिज्म, ठीक है। प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडिया और वर्क एज वंस ऑन आइडिया और वर्क इज कॉल्ड प्लेगियरिज्म। किसी और का आइडिया, किसी और का काम आप अपना क्या करके आगे प्रेजेंट कर रहे हो, दिस इज नोन एज प्लेगियरिज्म। इफ वी कॉपी सम कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट से कुछ भी चीज को कॉपी कर रहे हो और उसका सोर्स नहीं मेंशन करते हो कि आपने उसको कहाँ से लिया है, उसका ओरिजिनल क्रिएटर कौन है, तो वो भी किसके अंडर आता है? प्लेगियरिज्म के अंडर। फर्दर, इफ समवन डिराइव्स एन आइडिया और अ प्रोडक्ट फ्रॉम एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडिया, कि अगर कोई आइडिया या प्रोडक्ट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, आपने सिर्फ उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसका मॉडिफिकेशन करने के लिए आपने कहा कि ये मेरा खुद का न्यू आइडिया है, तो वो भी किसके अंडर आता है? प्लेगियरिज्म के अंडर। अगर आप कोई ऐसा कंटेंट ले रहे हो जो पब्लिक डोमेन में है, मीन्स आप उसको यूज कर सकते हो, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है, फिर भी आपको ऑथर को उसको क्रेडिट देना चाहिए ताकि प्लेगरिज्म को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आती है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। अब कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या? सीधी सी बात है कि अगर आप किसी दूसरे का वर्क विदाउट देयर परमिशन, विदाउट क्रिएटर कंसेंट आप उसको यूज कर रहे हो, आपने उसके कोई पेमेंट भी नहीं करी है, तो और उसको सोल्ड कर दिया, ठीक है। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है, जो हमें बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करने चाहिए। तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज व्हेन वी यूज अदर पर्सन्स वर्क विदाउट ऑब्टेनिंग देयर परमिशन। मैं किसी का काम यूज कर रही हूँ बिना उनके परमिशन के, ठीक है, और वी हैव नॉट पेड फॉर इट इफ इट इज बीइंग सोल्ड, ठीक है। अगर कोई पेमेंट वाला सॉफ्टवेयर मैंने उसको परचेज नहीं किया है तो मैं उसको यूज नहीं कर सकती। एग्जाम्पल देखो कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिला स्कूल में, आपने उसके लिए इंटरनेट से एक इमेज डाउनलोड करी और अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर दी, बट इफ द ऑनर ऑफ द कॉपीराइट ऑफ द इमेज डज नॉट परमिट इट्स फ्री यूसेज, बट जो आपने इमेज डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में लगाई है, हो सकता है कि ऑनर ने उस पर अपना कॉपीराइट ले रखा और वो फ्री ऑफ यूज अवेलेबल भी ना हो, तो देन यूजिंग सच एन इमेज इवन आफ्टर गिविंग रेफरेंस टू द इमेज इन आवर प्रोजेक्ट इज अ वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। बेटा जब उसने वो चीज पब्लिक डोमेन में दी ही नहीं, चाहे आप उसको क्रेडिट भी दे दो, आप उसको यूज नहीं कर सकते विदाउट क्रिएटर्स परमिशन। So just because it is on the internet does not mean that it is free for use. नेक्स्ट मेरे पास आता है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। ट्रेडमार्क मीन्स कोई लोगो, ठीक है, स्लोगन, ठीक है। सो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट मीन्स अनऑथराइज यूज ऑफ अदर्स ट्रेडमार्क ऑन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। किसी और का जो है ट्रेडमार्क यानी कि यूज करना, प्रोडक्ट यूज करना अपने नेम से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, वो सब हम नहीं कर सकते।
अगर ऐसा करोगे तो आपके साथ लीगल कार्रवाई शुरू हो जाएगी, फिर आपको उसका जो भी उसकी पेनल्टी है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, आईटी एक्ट में क्या क्या, वो सब आपको भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट मेरे पास आता है पब्लिक एक्सेस एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब देखो पब्लिक एक्सेस यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। सबसे पहले ना ये टर्म देखो, कॉपीराइट क्या कहते हैं। कॉपीराइट समटाइम्स पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूसेज ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क बाय एनीवन एल्स। मतलब कि अगर एक सॉफ्टवेयर मैंने डेवलप किया, ठीक है, मैंने बोला कि जिसको भी चाहिए मंथली इसका 500 रुपीज चार्जेस है, आप इसको पे करके इसको यूज कर सकते हो, बट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, आप इसके सोर्स कोड में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, आप इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं ले सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी मैंने, ये तो हो गया कॉपीराइट कंटेंट, ठीक है। इफ अदर्स आर अलाउड टू यूज एंड बिल्ड अपॉन द एग्जिस्टिंग वर्क, इट विल एनकरेज कोलैबोरेशन एंड वुड रिजल्ट इन न्यू इनोवेशंस इन द सेम डायरेक्शन। कि अगर सोच करके देखो, अगर मैं सबको अलाउ कर दूं कि हाँ तुम मेरा सॉफ्टवेयर फ्री में यूज कर सकते हो, अगर आपको इसको यूज करके कुछ और बनाना है आप बना सकते हो, आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, तो क्या होगा, कोलैबोरेशन हो जाएगी, काफी सारे लोग जुड़ जाएंगे, पूरी कम्युनिटी बन जाएगी। और ऐसा नहीं होगा क्या कि सबकी इनोवेशन उस जगह पर आ जाएगी, उस प्रोजेक्ट पर आ जाएगी, उस सॉफ्टवेयर में आ जाएगी, तो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं एक तरीके से, राइट। तो लाइसेंस क्या करते हैं, इट प्रोवाइड्स रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर अदर्स टू यूज द एग्जिस्टिंग वर्क। कि आपको जो एग्जिस्टिंग वर्क है ना, जिसका आपने लाइसेंस लिया है, उसको किस तरीके से यूज करना है, क्या रूल्स और गाइडलाइंस है, वो आपको लिखा होता है उसके अंदर लाइसेंसिंग टर्म्स में, ठीक है। तो बेसिकली पब्लिक लाइसेंस मेरे पास दो टाइप के होते हैं, जीएनयू जीपीएल और एक क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, ठीक है। तो जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस और क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस। तो पहले हम देखेंगे क्रिएटिव कॉमन्स कौन से होते हैं। देखो सीसी लाइसेंस का मतलब क्या होता है, इट इज यूज फॉर ऑल काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क। जीएनयू वाला जो होता है ना, जनरली आपका सॉफ्टवेयर के लिए होता है, ये आपका क्रिएटिव वर्क के लिए होता है, जिसके लिए आप कॉपीराइट लेते हो। ये आपके पब्लिक डोमेन्स के, देखो किसके एग्जांपल है ना, पब्लिक लाइसेंस मींस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, आप इसको यूज कर सकते हो पब्लिक डोमेन के लिए। CC is used for all kinds of creative work like website, music, film, literature. CC enables the free distribution of an copyrighted work. कि जो भी copyrighted work है जिसने create किया है उसने उसको freely distribute कर दिया। It is used when an author wants to give people the right to share, यूज और बिल्ड अपॉन द वर्क दैट दे हैव क्रिएटेड। ये हम जनरली कब करते हैं कि जो उसका ऑथर है, जो उसका क्रिएटर है, वो आपको परमिशन दे दे कि आप इसको शेयर कर सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो, इसके बेसिस पर आप अपना कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है। ये सारा किसके अंडर आता है, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के अंदर। नेक्स्ट आता है मेरे पास जीपीएल। जीपीएल इज प्राइमरली डिजाइन फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक लाइसेंस टू अ सॉफ्टवेयर। कि अगर आप सॉफ्टवेयर को पब्लिक लाइसेंस दे रहे हो, वो आपका जीएनयू जीपीएल के अंडर आते हैं। अनदर फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस है which provides end user the freedom to run, end user means आप लोग, कि आप उसको आप उसको easily रन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, शेयर कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, besides getting regular update, ठीक है। अब एक मेरे पास होते हैं प्रोप्राइटरी लाइसेंस। प्रोप्राइटरी लाइसेंस बेसिकली कौन से होते हैं, वो सॉफ्टवेयर हैं जिसको आप मीन्स परचेज कर लो और यूज कर लो, बस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होते, आप इसमें फर्दर चेंजेस नहीं कर सकते, आप इसको आगे सेल नहीं कर सकते, आप इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल ओनली आफ्टर बाइंग द प्रॉपर लाइसेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर। अगर आप उस सॉफ्टवेयर का प्रॉपर एक लाइसेंस ले लेते हो तभी आप उसको बाय कर सकते हो। मोर ओवर ओनली द ओनर हैज द राइट टू चेंज और सेल द सॉफ्टवेयर। अगर उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है, कौन करेगा, उस सॉफ्टवेयर का ओनर करेगा। उसको सेल करना है, कौन करेगा, सॉफ्टवेयर का ओनर करेगा। द ओनर कैन बी एन इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। सारे के सारे जो राइट्स है किसके पास रहते हैं, डेवलपर के पास, ठीक है। इसका जो सोर्स कोड होता है वो आपको नहीं दिखता, नहीं मिलता, ठीक है, ना वो शेयर होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। इफ एनीवन वांट्स टू यूज द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, किसी को यूज करना है तो मुझे उसका पहले लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा पेमेंट दे करके, और जो सोर्स कोड होगा वो उसका विजिबल नहीं होगा, सिर्फ जो ऑनर है उसको सोर्स कोड, उसने तो बनाया तो उसको सोर्स कोड पता होगा। एग्जाम्पल देख लो, विंडोज एमएस ऑफिस यूज करते हो, ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसका हैक वर्जन, क्रैक वर्जन यूज नहीं करना चाहिए, सिंपल इसको परचेज करो, लाइसेंस लो और यूज करो। एडोब फोटोशॉप हो गया, ये सारे आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले सिमिलैरिटी देखो। फोर्स यानी कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसका सोर्स कोड आप लोगों को अवेलेबल है, आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, जो चेंजेस आपने करने आप कर सकते हो।
फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैज अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ यूजर। मैंने बताया ना कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है कोलैबोरेशन की हेल्प से, तो फिर क्या होगा कि वो कंट्रीब्यूट करते रहते हैं टुवर्ड्स एडिंग न्यू फीचर्स और इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग फीचर्स की। ठीक है, आपकी वन जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका जितने भी मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज हैं आप चेक करना, इसका सभी का सोर्स कोड अवेलेबल है। जैसे ही आपने पाइथन डाउनलोड करी है ना, उसकी लाइब्रेरी में जाकर के देखो, हर एक मॉड्यूल का, हर एक लाइब्रेरी का, हर एक पैकेज का सोर्स कोड अवेलेबल है आपको, राइट। लाइनेक्स की बात करें, ये आपका फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंडर आता है। लिब्रे ऑफिस हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? फ्री सॉफ्टवेयर से कंफ्यूज नहीं होना, इसमें भी डिफरेंस है। ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो है ना प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की तरह ही होते हैं, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। दैट इज रिलीज्ड विदाउट चार्ज टू द पब्लिक। अब डिफरेंस देखो क्या, द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रीवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर में, फ्री सॉफ्टवेयर इज रिलीज्ड अंडर लाइसेंस दैट अलाउज यूजर टू चेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखो फ्री ऑफ कॉस्ट तो दोनों अवेलेबल है। अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं तो आपका जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है और फ्री सॉफ्टवेयर है दोनों फ्रीली अवेलेबल है, कोई आपको पेड यानी कि पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सिमिलैरिटी डिफरेंस क्या है, जो फ्री सॉफ्टवेयर है वो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो। जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है कॉपीराइटेड है एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड और डिस्ट्रीब्यूटेड। जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो अवेलेबल है बट आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लाइक स्काइप हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर, आपने कुछ सॉफ्टवेयर देखोगे ट्रायल पीरियड के लिए अवेलेबल रहते हैं कि 30 डेज उसको यूज करो, फिर आप उसका फर्दर प्रो वर्जन परचेज कर लो। ठीक है, इवन जो आपका ट्रायल वर्जन में दिया जाता है उसमें आपको सारी फंक्शनैलिटी भी अवेलेबल नहीं होती है, कुछ कुछ फंक्शंस अवेलेबल होते हैं और कुछ फंक्शंस को यूज करने के लिए बोल दिया जाता है कि इसको परचेज करो, वो आपकी शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। It is a type of proprietary software that is initially shared by the owner for the trial use at little or no cost. ठीक है, स्टार्टिंग में तो वो आपको ट्रायल यूज के लिए दे दिए जाते हैं, लिटिल और नो कॉस्ट पर ही होते हैं जनरली। ऑफन द सॉफ्टवेयर इज लिमिटेड फंक्शनलिटी, जो आपको ट्रायल पीरियड के लिए दी जाएंगे 30 डेज या 3 मंथ्स जो भी होता है, वो आपकी लिमिटेड फंक्शनलिटी होगी, सारे ऑप्शंस उसमें आपको अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, और अंटिल द यूजर सेंड्स पेमेंट टू द सॉफ्टवेयर लेवल, जैसे आपने इसकी पेमेंट कर दी तो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर उसकी जो फंक्शनैलिटी है स्पेसिफिकली वो आप उसको एक्सेस कर पाओगे। ये एग्जांपल्स है, एडोब एक्रोबैट 8 हो गया, फायरबॉल हो गया, विनजिप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है दैट इज साइबर क्राइम। ठीक है, साइबर क्राइम से आप सभी लोग अवेयर हैं। ठीक है, क्या होता है, सायरन बज गया लगता है पुलिस का, है ना। साइबर क्राइम इज डिफाइंड एज अ क्राइम इन विच कंप्यूटर इज द मीडियम ऑफ क्राइम। कंप्यूटर को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी क्राइम होता है ना, तो वो आपका किसके अंडर आता है? साइबर क्राइम। ठीक है, किसी ने आपका अकाउंट हैक कर लिया, आपके क्रेडेंशियल्स यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड को मिस यूज कर लिया। ठीक है, ये सर आपका किसके अंडर आता है? साइबर क्राइम के अंडर। और कंप्यूटर इज यूज एज अ टूल टू कमिट क्राइम, एक्सटॉर्शन, डेटा ब्रीच और थेफ्ट, ये सारा किसके अंडर आता है? साइबर क्राइम। ठीक है, अब देखो किसी ने आपका लैपटॉप फिजिकली चुरा लिया, दैट इज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम, वो थेफ्ट है प्रॉपर। ठीक है, वो चोरी है। अगर आपके लैपटॉप के अंदर कोई डेटा लीक कर रहा है, वो साइबर क्राइम के अंडर आता है। A cyber criminal attacks a computer or a network to reach other computers in order to disable or damage data or services. तो साइबर क्रिमिनल का बेसिकली काम ही क्या होता है कि आपके सिस्टम में जो भी डेटा उसको हैक कर लेना, डिसेबल कर देना, यानी कि उसके डेटा को डैमेज कर दो, करप्ट कर दो एक तरीके से आपके सिस्टम को। ठीक है, उसमें वो वायरस स्प्रेड कर देते हैं, मालवेयर्स आ जाते हैं, सो दैट आपकी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी कि कॉन्फिडेंशियल डेटा वो आपका स्टील हो जाता है। अब नेक्स्ट टर्म मेरे पास आती है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस इज सम लाइंस ऑफ मेलिशियस कोड। देखो वायरस एक्चुअल में पता है क्या होता है? कोई एक स्क्रिप्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ पीस ऑफ कोड, एक स्क्रिप्ट मैंने लिख दी जिसमें आपका मैंने कुछ ऐसे वायरस वगैरह, वायरस इन द सेंस कि जैसे ही स्क्रिप्ट आपके फोन में सिस्टम पे एग्जीक्यूट होगी ना, तो वायरस आपके सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, अब उस वायरस की वजह से क्या होगा? आपकी फाइल की मल्टीपल डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट होने लग जाएंगी, आपका सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, चलते चलते बंद हो जाएगा, डेटा करप्ट हो जाएगा, ये सारी चीजें अगर हो जाएंगी अगर आपके सिस्टम में वायरस आ जाएगा तो। मालवेयर क्या होता है?
इट इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन्ड टू स्पेसिफिकली गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। अगर आपके सिस्टम को कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना चाहता है तो दैट इज नोन एज मालवेयर। अनऑथराइज्ड समझते हो ना, सपोज दिस इज माई लैपटॉप, ठीक है, मैंने इसको एक्सेस करने की किसी को परमिशन नहीं दी है, तो अगर कोई इसको विदाउट माई परमिशन इसको एक्सेस करेगा तो वो हो जाएगा अनऑथराइज्ड यूजर। मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ, आई एम एन ऑथराइज्ड यूजर, ठीक है। अब साइबर क्राइम में मेरे पास आता है यहाँ पर हैकिंग, फिशिंग एंड फ्रॉड ईमेल्स और रैनसमवेयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैकिंग की, ठीक। देखो जब भी मैं वर्ड हैकिंग बोलती हूँ, आप लोग भी हैकिंग सुनते होगे कि भी अगर सपोज कर आप बोलते हो अच्छा तूने हैकिंग कर रखी है, मेरे को उसका आईडी पासवर्ड दे दे, वो एक चीज से गलत तरीका, आप गलत चीज करो किसी के आईडी पासवर्ड को हैक करना, ठीक है। अच्छा आपने बोला कि मेरे को उसका सिस्टम हैक करके दियो, ठीक है। ये बेसिकली ना वर्ड होता है हैकर्स और एक वर्ड होता है क्रैकर्स, तो ये बेसिकली क्रैकर्स के अंदर आती है। हैकिंग का बेसिकली क्या होता है, देखो हैकिंग इज द एक्ट ऑफ unauthorized access to a कंप्यूटर नेटवर्क और एनी डिजिटल सिस्टम। अगर आप किसी के कंप्यूटर में अनऑथराइज्ड एक्सेस मींस बिना उसकी परमिशन के उसके सिस्टम को एक्सेस कर रहे हो तो दैट इज नोन एज हैकिंग, आप उसका डेटा स्टील कर रहे हो। हैकर्स यूजुअली हैव टेक्निकल एक्सपर्टीज, ऑब्वियसली टेक्निकली एक्सपर्ट तो वो होंगे तभी वो सारा सिस्टम हैक कर रहे हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की नॉलेज होगी, ठीक है। दे लुक फॉर बग्स टू एक्सप्लॉइट एंड ब्रेक इनटू द सिस्टम। वो जनरली जो हैकर्स होते हैं ना क्या करते हैं कि आपके सिस्टम में कोई ना कोई लूप होल ढूंढते हैं, जैसे उनको कोई ना कोई लूप होल मिल जाता है बस फिर उनका काम शुरू, ठीक है। तो हैकिंग में मेरे पास बेसिकली देखो व्हाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स दो टाइप की होती है, ठीक है। अब आप सोचोगे हैकिंग के अच्छे पर्पस के लिए भी होती है, हाँ बिल्कुल होती है, ठीक है। अगर आप देखोगे कि जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैकिंग को सिखाने के लिए वो सारे कोर्सेज कौन से, एथिकल वर्ड आगे लिखा होता है, एथिकल हैकिंग, ठीक है। तो एथिकल हैकिंग मीन्स कि वो लोग हम लोग गुड पर्पस के लिए वो चीज कर रहे हैं। हैकिंग व्हेन डन विद अ पॉजिटिव इंटेंट, अगर वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ की जाए बिना किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो आपका एथिकल हैकिंग के अंडर आता है। और ये आपके जो एथिकल हैकिंग करते हैं दीज आर योर व्हाइट हैट हैकर्स। व्हाइट नेम से क्लियर है, ब्लैक हैट मीन्स शैतान लोग, व्हाइट हैट मीन्स अच्छे लोग, ठीक है। दे आर स्पेशलिस्ट इन एक्सप्लोरिंग एनी, अगर आपके सिस्टम में कोई भी लूप होल है ये उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। Thus they help in improving the security of a software. Suppose आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, अब आप उसको एंड यूजर को यानी कि उसको जो भी उसका एंड यूजर है उसको आप सॉफ्टवेयर देना चाहते हो, आपने उससे पहले सोचा कि मैं क्या करता हूँ, व्हाइट हैट हैकर्स जो है ना हमारे पास में वो अपना कोई ना कोई सिस्टम में लूप होल ढूंढेगा, फिर अगर आपको उसने देखा कि हाँ इस सिस्टम में लूप होल है जिसकी वजह से आगे इसको प्रॉब्लम हो सकती है, वो मुझे बताएगा, फिर मैं उसको करेक्ट करूंगी, राइट। सो हो गया ये गुड पर्पस के लिए। नेक्स्ट आता है नॉन एथिकल हैकर, यानी कि जो आपके ब्लैक हैट हैकर्स हो गए नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक है। हु ट्राइज टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स in order to steal sensitive data with the intent to damage or bring down the system. These are known as your black hat hackers या फिर आप क्या कह सकते हो इनको क्रैकर्स, ठीक है। हैकिंग क्लियर हो गया, बेसिकली आपके डेटा को क्या कर रहे हैं, स्टील कर रहे हैं, आपके सिस्टम में लूप होल ढूंढ रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है फिशिंग एंड फ्रॉड ईमेल्स। फिशिंग देखो बेसिकली क्या होता है, ठीक है। फिशिंग में आपको पहले थोड़ा एक पिक्टोरियल फॉर्म में बता देती हूँ, फिर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। सपोज करो कि आपके पास एक मेल आया किसी भी बैंक से, सपोज आईसीआई बैंक से एक मेल आया, ठीक है। उन्होंने आपको मेल में क्या बोला, उन्होंने आपको मेल में क्या बोला कि आपका जो अकाउंट है ना आप अपना कुछ भी अपडेट कर दो या कुछ भी चेंज कर दो, पासवर्ड वगैरह कुछ भी आप, उन्होंने आपको बोला और बोला कि इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना यहाँ से ये अकाउंट ओपन कर सकते हो। उन्होंने मेल आईडी दे दी www.ici, सपोज ऐसे दे दिया ICICI बैंक.com। अब ओरिजिनल वेबसाइट तो ये नहीं, आपने देखा जल्दी जल्दी में कि हाँ मेरे अकाउंट से किसी ने इतने पैसे निकाल लिए, फटाफट से इस लिंक पर क्लिक करो और अपना पासवर्ड चेंज करो। आपने फटाफट से जल्दी जल्दी में क्या किया, इसी लिंक पर क्लिक करके अपना बैंक की अपना उस पे लॉगिन आईडी, पासवर्ड, नेट बैंकिंग का सब कुछ डिटेल्स भर दी, ठीक है। सो यहीं पर आप लोग ट्रैप हो गए, यहीं पर फंस गए, ठीक है। इससे तो फिशिंग में ये जनरली क्या करते हैं कि आपको ट्रैप करते हैं, मीन्स बेसिकली वो क्या करेंगे कि जो आपको वेबसाइट का लिंक दिया ना, ये देखो ओरिजिनल वेबसाइट का लिंक ये नहीं है, बट आपको लग रहा है कि हाँ ICICI बैंक का ये लिंक है, नो ये ICICI बैंक का ओरिजिनल लिंक नहीं है। तो और जो ये वेबसाइट जो ओपन होगी ना इस लिंक पर क्लिक करने के, ये एग्जैक्टली सिमिलर होगी ओरिजिनल जैसी, इवन वो लोगो वगैरह सब सेम रखते हैं।
और एग्जैक्टली सेम रखेंगे, एग्जैक्टली सेम एज ओरिजिनल, सिर्फ इसका जो यूआरएल है वो डिफर करेगा, ठीक है। सो अगर आपको ऐसा कोई मेल आता भी है ना, इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग द लिंक फ्रॉम हियर, आप उसकी ओरिजिनल वेबसाइट देखो कौन सी है, वहां से उस पर लिंक पर जाओ, ठीक है। सो वहां से जब आप उस लिंक पर जाओगे फिर वहां से आप चेकआउट कर सकते हो, या आप उस सबसे बढ़िया रहता है उस बैंक के ब्रांच में जाओ जहां पर आपका अकाउंट है, वहां से पूछ लो कि मेरे पास ये मेल आया, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, करेक्ट, ठीक है। सो ये होता है फिशिंग, कि आपको ट्रैप कर लेते हैं, आपको कोई मेल भेज देंगे, आपकी जो क्रेडेंशियल्स डिटेल्स है यानी कि यूजर आईडी, पासवर्ड, बैंकिंग डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ये सारा का सारा वो स्टील करने की कोशिश करते हैं। नाउ सी द डेफिनेशन, कि अगर फिशिंग की डेफिनेशन आती है तो हम क्या लिखेंगे, फिशिंग इज एन अनलॉफुल एक्टिविटी वेयर फेक वेबसाइट्स और ईमेल्स दैट लुक ओरिजिनल और ऑथेंटिक आर प्रेजेंटेड टू द यूजर। यही चीज मैंने बताया ना कि ओरिजिनल जैसे हूबहू दिखने जैसे वेबसाइट वो आप पर आपको ले जाएंगे उस लिंक से। टू फ्रॉडेंटली कलेक्ट सेंसिटिव और पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट करेंगे, यूजर नेम, बैंकिंग का पासवर्ड, बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ठीक है। ये कुछ फिशिंग का स्कैम है, आपके पास मेल आया और बस आपने उस लिंक पर क्लिक किया, वहीं पर आप लोग फंस गए, ठीक है। सो स्कैम अलर्ट मोड में आ जाओ। द मोस्ट कॉमन फिशिंग मेथड क्या है, थ्रू ईमेल स्पूफिंग, कि आपके पास एक मेल आएगा किसी ईमेल एड्रेस के थ्रू, आप सोचोगे कि हाँ ये ऑथेंटिक सोर्स से आया है और आप उस पर क्लिक करके अपना दे दोगे, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। सो यू माइट गेट एन ईमेल फ्रॉम एन एड्रेस दैट लुक्स सिमिलर टू योर बैंक इंस्टीट्यूशन asking for your information, but if you look carefully, अगर आप ध्यान से देखोगे you will see कि उसका जो URL एड्रेस है एकदम सेम तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही होगा, ठीक है। सो दे विल ऑफन यूज, लोगो भी ओरिजिनल यूज कर लेते हैं, वो तो हर जगह अवेलेबल रहता है, सो मेकिंग देम डिफिकल्ट टू डिटेक्ट फ्रॉम द रियल वन। सो आप लोगों को URL बहुत ध्यान से देखना है। नेक्स्ट मेरे पास आता है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी मतलब आपकी पहचान, ठीक है। अब इसमें क्या मतलब है, आपका यूजर का जो भी है कुछ भी पर्सनल डेटा, आपके कहाँ रहते हो, आपकी लोकेशन डिटेल्स, आपकी ईमेल आईडी, आपकी बैंकिंग कार्ड की डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारा का सारा पर्सनल डेटा अगर आपका स्टूल हो जाता है, मिसयूज हो जाता है हैकर के थ्रू, ये आपका क्या है, आपकी पहचान क्या है, बेसिकली आपके आधार आपकी पहचान है, ठीक है। तो अगर इसका कोई मिसयूज कर ले तो दिक्कत होगी। अब तो इवन आधार कार्ड में अपडेशन भी आ रहा है कि सिर्फ आपकी फोटो और एक QR कोड होगा, वो कोई डिटेल नहीं होगी, ठीक है। This is one type of phishing attack where the intention is largely for monetary gain. Monetary means related to पैसा। नेक्स्ट मेरे पास आता है रैंसमवेयर। रैंसम का मतलब क्या होता है, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा ना, फिरौती जिसको बोलते हैं रैंसम अमाउंट, कि उसको किडनैप कर लिए, उसको छुड़वाने के लिए इतनी फिरौती दे दो, सेम वही चीज यहाँ पर है कि आपके सिस्टम को हैक कर लेंगे, आपको कहेंगे अगर आपको अपने सिस्टम को एक्सेस करना है मुझे इतना रैंसम अमाउंट पे कर दो। दिस इज नोन एज रैंसमवेयर। This is another kind of cyber crime where the attacker gains access to the computer or block the user from accessing, usually by encrypting the data. आपका सिस्टम एक्सेस कर लेंगे, आपके सिस्टम पर आपको ही ब्लॉक कर देंगे कि आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, और आपके डेटा को एनक्रिप्ट कर देंगे, आप पढ़ भी नहीं पाओगे। फिर जो अटैकर है वो ब्लैकमेल करेगा विक्टिम को कि टू पे, उसको कुछ रैंसम अमाउंट पे करे फॉर गेटिंग एक्सेस टू द डेटा, और sometimes threaten to publish personal or sensitive information or photograph unless a ransom is paid, कि जब तक आप ransom amount पे नहीं कर देते बस फिर वो आपके नाम से आपके डेटा को मिसयूज करता रहेगा। दिस इज नोन एज ransomware। नेक्स्ट मेरे पास आता है combating and preventing cyber crime। अब अगर आपको साइबर क्राइम से प्रिवेंट करना है, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम अपने डेटा का बैकअप लेते रहो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो, उसको अपडेट रखो, ठीक है। फ्री वाले जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं वो जनरली किसी काम के नहीं होते, तो उसको अवॉइड करो। अवॉइड इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, किसी का कोई क्रैक्ड वर्जन आ गया, जैसे आप लोग लिखते हो ना हाउ टू डाउनलोड, मीन्स कोई भी पेड सॉफ्टवेयर का नेम हो गया, उसको विदाउट एनी फ्री में कैसे डाउनलोड करें, इसका क्रैक्ड वर्जन, नो, वो आपके किसी काम की नहीं। पायरेटेड सॉफ्टवेयर को आपने डाउनलोड नहीं करना है। ऑलवेज डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम नॉन एंड सिक्योरिटी साइट से डाउनलोड करोगे। डू नॉट विजिट और डाउनलोड एनीथिंग फ्रॉम अनट्रस्टेड वेबसाइट, जिस वेबसाइट पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते वहां से आप कुछ भी डाउनलोड नहीं करो। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अपना जो भी आपके पासवर्ड है स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अननोन साइट पर आपको कुकीज को एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ये सारी चीजें जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप किसी और के कंप्यूटर पर बैठे हो, साइबर कैफे में गए हो, तो वहां पर आप अपना एक तो हिस्ट्री डिलीट करके आओ, और प्लस अपना ब्राउजर के जो पासवर्ड है ना, जैसे आपने लॉगिन किया तो आप देखोगे क्रोम वगैरह ना मांगते हैं कि डू यू वांट दिस वेबसाइट टू सेव योर पासवर्ड। अगर आप किसी पब्लिक कंप्यूटर पे, पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड हो, तो आपने वहां पर उसको सेव
बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गए लाइक शॉपिंग, टिकटिंग, ये सारे आपने सिक्योर वेबसाइट पर ही करने हैं जाकर के। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है इसमें साइबर बुलिंग। अब देखो साइबर बुलिंग क्या होता है कि अगर आप किसी को कुछ भी इंक्लूड सेंडिंग, पोस्टिंग और शेयरिंग नेगेटिव, हार्मफुल, फॉल्स और मीन कंटेंट अबाउट समवन एल्स, किसी को इंटरनेट पर परेशान कर रहे हो, छेड़ रहे हो, बुली कर रहे हो, वो आपका साइबर बुलिंग के अंडर आता है। इट कैन इंक्लूड शेयरिंग पर्सनल और प्राइवेट इंफॉर्मेशन अबाउट समवन एल्स कॉजिंग एम्बेरसमेंट और ह्यूमिलिएशन। ठीक है, तो आपकी कौन कौन सी चीजें जो साइबर बुलिंग के अंडर आती हैं, ये चीज भी ध्यान से देखो। तो तुम कहोगे अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था कि साइबर बुलिंग के अंडर आता है। पोस्टिंग एनी काइंड ऑफ ह्यूमिलिएटिंग कंटेंट अबाउट द विक्टिम, किसी के बारे में कुछ भी ह्यूमिलिएटिंग पोस्ट कर देना, किसी का अकाउंट हैक कर लेना। सेंडिंग और पोस्टिंग वल्गर मैसेजेस ऑनलाइन, अगर आप किसी को वल्गर मैसेजेस कुछ गलत भेजते हो ऑनलाइन, वो भी आपका साइबर बुलिंग के अंडर आता है, आपकी कंप्लेंट हो सकती है। ठीक है, स्टॉकिंग बाय मीन्स ऑफ कॉल्स और मैसेज, स्टॉकिंग मीन्स किसी पर नजर रखना मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू। थ्रेट्स ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये सारा का सारा किसके अंडर आता है, आप लोगों का साइबर बुलिंग के अंडर। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है आईटी एक्ट। ठीक है, तो आपने सारा देखा साइबर बुलिंग हो रही है, कॉपीराइट से प्रोटेक्ट कैसे करना है, डेटा स्टील हो रहा है। अब हम फाइनली देखेंगे कि मुझे मेरे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे पास एक्ट क्या क्या है, मेरे पास आईटी एक्ट स्पेशली। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, आईटी एक्ट 2000 is a legal framework in India that deals with electronic commerce and cyber crime. Electronic commerce means जो आप लोगों की ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर आप लोग शॉपिंग वगैरह करते हो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नाइका, ठीक है, इन सब पर भी अगर आपको कोई भी फ्रॉड होता है आपके साथ, तो आप आईटी एक्ट के अंडर उसमें रिपोर्ट कर सकते हो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ऑल्सो नोन एज आईटी एक्ट 2000 में तो आया था, 2008 में उसमें अमेंडमेंट्स हुए थे। देखो हर एक एक्ट में अमेंडमेंट्स टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू द यूजर ऑन द प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अब इसमें मेरे पास क्या क्या आया था, देखो काफी सारी जगह, अगर मैं इंडिया की बात करूं एज अ कंट्री, तो काफी सारी स्टेट्स में मेरे पास साइबर सेल है। पुलिस स्टेशन में, क्या पुलिस स्टेशन जाओ अपना कंप्लेंट करो, वो साथ के साथ साइबर सेल में आपको भेज देंगे, हाँ यहाँ पर अपनी रिपोर्ट करा दो। Where one can report any cyber crime, ठीक है। That provides legal framework for electronic governments by giving recognition। अगर कहीं पर साइबर सेल नहीं भी है ना, तो वहां पर आपको मीन्स आपकी कंप्लेंट वहां तक रजिस्टर वो लोग करा देते हैं। अदरवाइज ये उनकी ऑनलाइन वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर के भी अपना रिपोर्ट कर सकते हो। ये कॉन्टेक्ट नंबर है 1930, ये यहाँ पर आप अपना कॉल करके कोई भी अगर आपके साथ साइबर बुलिंग हुई या कुछ भी हुआ तो आप यहाँ पर अपना रिपोर्ट, कोई भी फ्रॉड हुआ यहाँ पर आप अपना रिपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मेरे पास इंडियन आईटी एक्ट में आपके पास क्या आता है, देखो फर्स्ट मेरे पास है साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम साइबर क्राइम। से क्या क्या, अगर कंप्यूटर का कोई सोर्स डॉक्यूमेंट है उसने किसके साथ टेम्परिंग में छेड़छाड़ करना, कोई लाइन हटा दी, डिलीट कर दी, कुछ गलत ऐड कर दिया, कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना, किसी का पासवर्ड यूज करना, पब्लिशिंग सेंसिटिव और पर्सनल डेटा ऑफ अदर्स विदाउट देयर कंसेंट, ये सारा किसके अंडर आता है। तो अगर आपने ये सारे काम किया तो आपके अगेंस्ट रिपोर्ट हो सकती है। ये देखो यहाँ पर आपको सेक्शन भी दिए गए कि 67A सेक्शन क्या कहता है कि अगर आप पब्लिशिंग इमेजेस कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट, अगर आप इमेजेस को पब्लिश करते हो तो 7 years की तो इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकती है या फिर फाइन लग सकता है अप टू 10 लाख का। 67B क्या कहते हैं कि अगर आपने चाइल्ड पोर्नोग्राफी किया, ऐसा कुछ किया है कि प्रीडेटिंग चाइल्ड ऑनलाइन, तो 5 साल तक की जेल या फिर फाइन 10 लाख का अगर आप फर्स्ट टाइम करते हो। दोबारा से ये काम करते हो 7 साल की जेल और 10 लाख पेनल्टी। ठीक है, 67C क्या कहते हैं, फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, तो 3 साल तक की सजा और या फिर फाइन अप टू 2 लाख। तो ये सारे कुछ सेक्शन और भी आप देख सकते हो, ये सिर्फ नॉलेज के लिए लिखे हैं, एग्जाम में ये नहीं आता है कि सेक्शन में क्या है, क्या उसकी पेनल्टी है। फॉर योर नॉलेज आप यहाँ पर इसको रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इसमें मेरे पास आता है ई वेस्ट हैजार्ड्स एंड मैनेजमेंट। देखो ई वेस्ट क्या होता है, वेस्ट समझते हो जो चीज आपके काम का नहीं। सपोज मेरे पास क्या बोले, मेरे पास ये एक रैपर पड़ा है, ठीक है, मेरे किसी काम का नहीं है, मैंने बिस्किट खाया, रैपर फेंक दिया, अब मैं इसको क्या करूंगी, डस्टबिन में फेंक दूंगी, ज्यादा यही करेंगे। अब मेरे पास ये लैपटॉप खराब हो गया, ये पेन टैब ये खराब हो गया,
क्या मैं इसको डस्टबिन में फेंकूंगी जा करके? नो। क्या करोगे आप? इसका सोच करके बताओ। अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो जाता है तो आप क्या करोगे? रिप्लेसमेंट हम लोग कर देते हैं, ठीक है। न्यू लेते हैं तो चलो पुराना दे दिया, नया ले लिया, कुछ पेमेंट हमने खुद से कर दी। मोबाइल्स हम लोग परचेज करते हैं एक्सचेंज ऑफर के केस में, ठीक है। सो हमें अपने जो डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, गैजेट्स हैं, उसको किस तरीके से डिकम्पोज करना है, डिस्पोज करना है, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। ई वेस्ट का मतलब ही क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है। ई-वेस्ट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डिवाइसेस दैट आर नो लॉन्गर इन यूज, जो आपके किसी काम के नहीं है। सपोज मेरे पास ये माउस है, किसी काम का नहीं है, ठीक है, और वाकई नहीं है, इसकी स्क्रॉलिंग पता नहीं, यू नो व्हाट, मैं कोई भी माउस लेती हूँ ना, 1 साल होता नहीं, उसकी स्क्रॉलिंग खराब हो जाती है, ठीक है। तो फिलहाल ये मेरे किसी काम का नहीं, स्क्रॉल ऑटोमेटिकली वो मूव कर रहा है, ये माउस यहाँ स्टेबल पड़ा, स्क्रॉलिंग होती जा रही है, ठीक है। तो मैं इसका क्या करूँ? डिस्कार्डेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, टेलीविजन, टैबलेट्स, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब आपके ई वेस्ट के अंदर आते हैं अगर ये आपके किसी काम के नहीं है तो, ठीक है। When e-waste is carelessly thrown or dumped in landfill or dumping ground, देखो अगर आप इसको केयरलेसली इसको डिकम्पोज कर देते हो, लाइक आपने इसको पानी में बहा दिया, मिट्टी में गाड़ दिया, सोइल में, ठीक है, इसको अंदर जमीन के अंदर गाड़ दिया, तो ये काफी सारा इम्पैक्ट पड़ता है इसका एनवायरमेंट पर भी और हमारी हेल्थ पर भी पड़ेगा फिर, ठीक है। तो देखो आपका अगर आपने इसको मिट्टी में गाड़ दिया, हार्मफुल केमिकल सीप इनटू द सोइल, तो उससे सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा। फर्दर यही वाले जो केमिकल्स हैं फर्दर आपके जो आपका जमीन के नीचे वाटर है उसमें जाएंगे तो ये वाटर पोल्यूशन हो जाएगा और वो पानी हम लोगों के पीने के लिए भी नहीं बचेगा। एंड नॉट इवन फॉर एग्रीकल्चरल यूज, खेती बाड़ी के लिए भी यूज नहीं कर सकोगे। और वही डस्ट पार्टिकल्स जब वो हैवी मेटल्स एंटर करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में तो वहां पर आपका एयर पोल्यूशन हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे एनवायरमेंट को इफेक्ट करता है और ये हमारे ह्यूमन बीइंग यानी कि हमें भी फिट कर सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि ई वेस्ट जो है एनवायरमेंट को कैसे फिट करता है और ह्यूमन को कैसे फिट करता है। ह्यूमन को कैसे करेगा? देखो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं ना उसमें जो सबसे ज्यादा मेटल यूज होता है, वाइडली यूज मेटल्स इन इलेक्ट्रॉनिक इज लीड, ठीक है। मॉनिटर्स, बैटरीज, इन सब में लीड यूज होता है। सो व्हेन लीड एंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू कंटामिनेटेड फूड, वाटर, एयर, सोइल, किसी भी तरीके से हमारे अंदर जाता है तो जहर फैल सकता है, पॉइजनस हो सकती है, हमारी किडनीज डैमेज हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, वो भी हमारा इफेक्ट कर सकता है इससे। प्लस हमारे जो और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उसमें मरकरी होता है जिससे हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है। कैडमियम काफी ज्यादा फाउंड होता है, वहां पर किडनीज डैमेज हो सकते हैं, लीवर और बोन्स हमारे डैमेज हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें रहती है, ठीक है। प्लस देखो नन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर मैन्युफैक्चर्ड विदाउट यूजिंग प्लास्टिक, ऐसा तो कोई गैजेट नहीं होगा, प्लास्टिक तो जनरली हर एक में यूज होता ही होता है, ठीक है। सो जब ये प्लास्टिक रिएक्ट करेगा एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ, तो हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं सोइल और वाटर में। तो ये क्या करेगा, जब हम ये कंज्यूम करेंगे तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी कम हो जाएगी, हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ह्यूमन को इफेक्ट करते हैं। अब बात आती है कि मुझे इसको मैनेज किस तरीके से करना है। ई वेस्ट पढ़ लिया क्या होता है, फिर आपने देखा कि अगर मैं उसको गलत तरीके से उसको डिस्पोज कर रही हूँ तो उसके इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है, उसके हमारे पर क्या क्या इफेक्ट है। सो बात आती है इसका करें क्या, इसको मैनेज कैसे करें ई वेस्ट को। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट इज द एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट, कि आप उसको एफिशिएंटली डिस्पोज करो। देखो वी कैन नॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय ई वेस्ट, मैं उसको कम्प्लीटली तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती बट कुछ स्टेप्स में जरूर ले सकते हो। वो स्टेप्स आपके क्या है, बेसिकली 3R। 3R मीन्स रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। अब देखो रिड्यूस का मतलब क्या है, रिड्यूस मीन्स किसी चीज को कम कर देना। क्या? We should try to reduce the generation of e-waste by purchasing the electronic or electrical devices only according to our need, ठीक है। मतलब कि जो आपको रिक्वायर्ड है, एक माउस की जरूरत है एक ही लो, नहीं है जरूरत ट्रैक पैड से काम चल रहा है तो ट्रैक पैड से काम चलाओ। रिड्यूस द जनरेशन ऑफ ई वेस्ट, कि मैं ज्यादा से ज्यादा ई वेस्ट फालतू खरीदू ही ना, एक माइक से काम चल रहा है एक ले लो, ठीक है। तो दूसरे की जरूरत नहीं है तो मत लो। और दे शुड बी यूज टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी, जितना ज्यादा उसको यूज कर सकते हो उतना ज्यादा उसको करो। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ तो होता भी है, ठीक है, जितना ज्यादा हम उसको यूज कर सकते हैं हम उतना करते ही करते हैं उसको। एंड डिस्कार्डेड ओनली आफ्टर देयर यूजफुल लाइफ हैज एंडेड। गुड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑल्सो इंक्रीज द लाइफ ऑफ द डिवाइसेस। अगर आप उसकी मेंटेनेंस अच्छे से रखते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, ये तो हर एक चीज के साथ, आपकी कार भी हो गई, तो अगर आप उसकी मेंटेनेंस अच्छे से रखते हो तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास रीयूज। इट इज द प्रोसेस ऑफ रीयूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आफ्टर स्लाइट मॉडिफिकेशन,
कि उसमें सपोज उसका कुछ पार्ट खराब हुआ, उसको ठीक करा करके, रिपेयर करा करके आप वापस उसको रीयूज कर लो. द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दैट इज स्टिल फंक्शनिंग should be donated or sold to someone who is still willing to use it. The process of reselling all electronic goods at lower prices is called refurbishing. मीन्स कोई पार्ट खराब था, आपने इसको चेंज करके रिफर्बिश करके दोबारा से डोनेट कर दिया, सेल कर दिया, जो आपने करना, या खुद ही यूज कर लिया. नेक्स्ट आता है रिसाइकिल. अब रिसाइकलिंग का मतलब क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of electronic devices into something that can be used again and again in some or the other manner, कि वो दोबारा बार बार उसको यूज कर सके. ठीक है, अब रिसाइकिल कैसे होगा? काफी सारी कंपनीज है, एनजीओज है जो डोर टू डोर पिकअप फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. वो आपके डोर पर आएंगे, आपका ई वेस्ट लेंगे घर से, ऑफिस से, जहां से आपने देना हो, और उसको रिसाइकिल कर लेंगे. ठीक है, तो only those products should be recycled that cannot be repaired, refurbished or reused. जो ना तो रिड्यूस रीयूज हो सकते हैं, ना रिसाइकल हो ना रिफर्बिश हो सकते हैं, ना रिपेयर हो सकते हैं. सिर्फ वही प्रोडक्ट आपके क्या होंगे? रिसाइकिल होंगे. सो टू प्रमोट रिसाइकलिंग, मेनी कंपनीज या फिर एनजीओज आर प्रोवाइडिंग डोर टू डोर पिकअप फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं. आपके घर आएंगे, आपके घर से, ऑफिस से, जो भी आपका ई वेस्ट है जो आपने रिसाइकिल करना है, वो वहां से ले जाएंगे. ठीक है, अवेयरनेस अबाउट हेल्थ कंसर्न्स रिलेटेड टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हो तो क्या क्या अवेयरनेस आपको रहनी चाहिए, स्पेशली आप लोगों की हेल्थ से रिलेटेड. देखो, एज डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैव पेनिट्रेटेड, अब जो डिजिटल टेक्नोलॉजी हर एक फील्ड में आ चुकी है, मेरे को तो कोई फील्ड ऐसे नजर ही नहीं आती जहां पर आपकी टेक्नोलॉजी ना यूज होती है. ठीक है, तो इस टाइम पर क्या होता है, काफी सारे टाइम हम लोग स्क्रीन के सामने देख करके स्पेंड करते हैं, चाहे आपका मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, टीवी हो गया, आप अपना स्क्रीन के सामने बहुत देर तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठे रहते हो एक ही पोस्चर में. ठीक है, इससे आपका क्या होगा, जो सिटिंग पोस्चर है वो खराब हो जाएगा और फिजिकली और मेंटली इफेक्ट करेगा. ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं. बिसाइड्स स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन इंटरनेट कैन बी एडिक्टिव एंड कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग पर भी. ठीक है, 24 घंटे घर में बैठे हो, बाहर जाकर आपकी कोई आउटडोर एक्टिविटीज नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, ओबेसिटी हो जाएगा, आप मेंटली डिस्टर्ब रहोगे. तो काफी सारी चीजें जो आप लोगों की हेल्थ पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, आपका पोस्चर खराब हो जाएगा. तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ऐसे बैठ करके काम नहीं करना है, कैसे बैठ करके आपका सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, इस चीज का आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना. ठीक है, फिर मेरे पास एक टर्म आती है एर्गोनॉमिक्स. Ergonomics is a branch of science that deals with designing or arranging workplaces include the means आप लोगों को ergonomic mouse दे दिया, ergonomic chair हो गई, कि आपको एक सेफ वो चीज प्रोवाइड कर दी कि आपके लिए वो चीज कंफर्टेबल हो. जो आप लोगों की बॉडी में पेन वगैरह होता है ना, फिटीक, थक जाते हो काम करते करते, कोई इंजरी हो जाती है, वो चीज फिर नहीं होगी. राइट, सो इन सारी चीजों का भी आपने क्या करना है, ध्यान रखना है. अगर आप कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन पर देखते रहोगे, आपकी आइज में पानी आने लगेगा, आइज रेड हो जाएंगे, आपको टाइम टू टाइम आइज को पानी से वॉश करते रहना है, इसको ब्लिंक करना है. ठीक है, एंटी ग्लेयर ग्लासेस आप लोग पहन सकते हो. सो इन सब चीजों का आपने क्या करना है, ध्यान रखना है. ये बेसिकली आपका जो बेस्ट सिटिंग पोस्चर रहता है जो आप लोगों को मेंटेन करके रखना चाहिए. ठीक है, एंड यू नो व्हाट, लैपटॉप के साथ ये सिटिंग पोस्चर मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है. और लैपटॉप्स आपके आए ही इसीलिए थे कि अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए कुछ काम करना है ना, तो आप उसको बैठ करके कर सकते हो. आज की टाइम पर भी अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क करना है ना, तो लैपटॉप से बेटर आप लोगों का डेस्कटॉप रहता है. ठीक है, नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑन हेल्थ हो गया. क्या क्या है, हाउ टू गेट रिड ऑफ ड्राई और वाटरी आइज. अगर आपकी आइज में बाबा पानी आ रहा है, सूख रही है आइज, ठीक है, तो आप क्या करो, फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड टेक अ ब्रेक फॉर आउटडोर एक्टिविटीज. टाइम टू टाइम पीरियोडिक ब्रेक्स लेते रहो, 30 मिनट्स 1 आवर तक, और फिर आइज को पानी से वॉश करते रहो. इन सब चीजों का आपने ध्यान रखना है. अगर आप बैड पोस्चर में गलत तरीके से बैठोगे, बैड पोस्चर रहेगा, आपको बैक में पेन होगा, नेक, शोल्डर, सारी जगह जॉइंट्स में पेन ही होता रहेगा. ठीक है, सो इसलिए आपको रिकमेंड रहते हैं कि एर्गोनॉमिक चेयर यूज कर सकते हैं आप. एर्गोनॉमिक माउस आते हैं, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स भी मेरे पास आते हैं, वो हम लोग यूज कर सकते हैं. राइट, तो इसी के साथ हमारा ये जो आईपी स्पार्क सीरीज का सोसाइटल इम्पैक्ट का वन शॉट है, ये भी कंप्लीट होता है. आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे टॉपिक्स, कोई डाउट नहीं बचा होगा. और ये वीडियो कैसे लगी ना, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, अपने कमेंट्स जरूर लिख करके जाना वीडियो कैसी लगी. और आईपी की जितनी भी जनता है ना बेटा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो. कोई पूछे कि आईपी की तैयारी कहाँ से कर रहे हो, तो बेटा रिकमेंड जरूर कर देना इस चैनल को. फिर आपके फ्रेंड डिसाइड करेंगे कि उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा. एटलीस्ट रिकमेंड जरूर कर देना, इसको शेयर सभी के साथ जरूर कर देना. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रॉम माई साइड.
पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे नंबर लाते रहिए, लाइफ में सक्सेसफुल होते रहिए। बाय बाय।